आपका निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो है कक्षा 10th के लिए, ये है आपका 10वीं के लिए विसर्ग संधि। जो भी वैकल्पिक प्रश्न बनाए जाएंगे उनकी कड़ी में आज मैं आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे तो आपका कोर्स पूरा है, ठीक है, लेकिन जिस कड़ी में, जिस व्यवस्था के अंतर्गत आपके प्रश्न आने हैं उन पर आज विचार किया जा रहा है। मतलब टू द पॉइंट आपको आज समझाने का पूरा प्रयास करें किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो प्रिस्क्राइब सिलेबस में आपका क्या है, विसर्ग संधि को उत्तु करना, ठीक है, यानी कि विसर्ग को ओ आदेश करना। फिर दूसरा क्या है कि विसर्ग को के बाद अगर प्रथमा विसर्ग के बाद अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो तो विसर्ग को ओ आदेश, ठीक है। पहले वाले अ को क्या परिवर्तन करना है, दूसरे वाले को क्या करना है। फिर विसर्ग के बाद अगर आपका दंत सा आता है, तालव्य सा आता है या मूर्धन्य सा आता है तो क्या परिवर्तन होना चाहिए। ये तीनों आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस में जो सेमेस्टर 1 होने वाला है उसमें ये जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया बोर्ड की तरफ से वो है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले वाले विसर्ग संधि पर। तो विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कि विसर्ग के ठीक पहले अगर अ हो, विसर्ग क्या है, दो बिंदुओं का क्या है संकेत है ये, और इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। आप ये जानते होंगे कि विसर्ग का मतलब क्या है, तो दैट इज द साइन ऑफ विसर्ग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। विसर्ग के बाद अगर क्या हो, अ हो, और फिर विसर्ग के बाद यही वर्ण आते हैं क्रमशः, यानी कि पूर्व पद में भी ह्रस्ववाची अ हो और उत्तर पद में भी ह्रस्व अ हो, ठीक है। अब ह्रस्व का मतलब क्या, कितने ये भी नहीं जानते कि ह्रस्व क्या है। हाँ, ये ह्रस्व अ है, ठीक है। अगर इसी का रूप दूसरा आ हो जाता तो क्या हो जाता, ये दीर्घ हो जाता। तो प्रथम पद में क्या है कि विसर्ग का क्या होना चाहिए, विसर्ग से ठीक पहले अ हो और फिर विसर्ग के बाद क्या हो, अ हो। यानी विसर्ग से पहले क्या हो, यहाँ पर भी अ और ह्रस्व वर्ण हो, यहाँ पर भी ह्रस्व वर्ण हो। तो पहले वाले विसर्ग से ठीक पहले वाले अ को क्या करेंगे, हम ओ करेंगे, और दूसरा वाला जो होगा उसको अवग्रह चिन्ह से जोड़ेंगे। ये क्या है, साइन है आपका अवग्रह चिन्ह का। नियम फिर से समझने का प्रयास करिए कि विसर्ग से ठीक पहले अ होना चाहिए। जैसे क्या है, बालका है, रामा है, मोहना है, तो इन शब्दों में भी क्या है, विसर्ग से ठीक पहले अ का उच्चारण हो रहा है। दिमाग खुला रखिएगा क्योंकि बोर्ड में अर्चना शुक्ला पढ़ाने नहीं जाएंगी, ठीक है। तो विसर्ग का मतलब क्या है, दो बिंदुओं का संकेतांक, यानी छोटे छोटे दो बिंदु, ये क्या है, विसर्ग का संकेत है, और उसके ठीक पहले ह्रस्व वर्ण अ होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने समझाने का प्रयास किया कि क्या है, बालका में भी क्या है, अ है, रामा में भी क्या है, अ है। कैसे जानेंगे कि है, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम हटा देंगे तो जब हम उच्चारण करेंगे तो राम, राम आ रहा है, यानी राम में क्या उच्चारण हो रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है। यानी नियमानुसार जो परिभाषा कह रही है उस परिभाषा के अंतर्गत राम में अ आ रहा है, बाला में अ आ रहा है, सोहना में अ आ रहा है, ठीक है। और अगर फिर हमने लिख दिया, उदाहरण के लिए समझाने का प्रयास किया आपको, यहाँ पर लिख दिया सहधन अगच्छत, यहाँ समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर सहधन अगच्छत अगर लिख दिया तो सह में अगर इस विसर्ग को देखेंगे, विसर्ग के बाद स का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, अ आएगा, और यहाँ पर अगच्छत में करेंगे तो क्या आएगा, अ आएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो सह में क्या आया, अ आया, और अगच्छत में भी क्या आया, अ आया। तो पहले वाले विसर्ग से ठीक पहले वाला जो अ है उसको क्या करेंगे, ओ करेंगे, इस वाले अ को ओ करेंगे, और दूसरे वाले अ को क्या करेंगे, हम अवग्रह चिन्ह से चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला नियम हो गया, यानी उत्तर संधि का नियम हो गया कि विसर्ग से ठीक पहले ह्रस्व अ होना चाहिए और उत्तर पद में भी ह्रस्व अ होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में प्रथम अ को क्या करेंगे, हम ओ में परिवर्तन करेंगे, और विसर्ग के उत्तर पद वाले अ को क्या करेंगे, हम अवग्रह चिन्ह से जोड़ेंगे। यानी एस की तरह जो चिन्ह बना होगा उसको हम अवग्रह चिन्ह से संकेत करते हैं, और यही परिवर्तन होगा। फिर हम इसको अगर हम संधि के उसमें करेंगे तो स का ये जो प्लस का साइन है इसको हम हटाएंगे, अ को क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, और अ को अवग्रह चिन्ह से जोड़ेंगे। कुछ इस तरह की संधि बनेगी आपका सो अवतल। यही पहले संधि का उदाहरण है। इसके विपरीत अगर हम लिख देते सहधन अगच्छत तो भी वही परिवर्तन होता। सह के अ को क्या करते, हम ओ करते, और अगच्छत के अ को क्या करते, हम अवग्रह चिन्ह से जोड़ते, ठीक है। पहली संधि अस्पष्ट हो गई आपको, फिर से सुनिए। विसर्ग से ठीक पहले अ ह्रस्व वर्ण अ होना चाहिए, और फिर उत्तर पद में भी ह्रस्व अ होना चाहिए। तो पहले वाले अ को क्या करेंगे, ओ करेंगे, और दूसरे वाले अ को क्या करेंगे, हम अवग्रह चिन्ह से परिवर्तित करेंगे। क्लियर हो गया। आइए दूसरे इसी के ख पाठ पर चलते हैं आपके। ये नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो, यहाँ पर बांध दिया, विसर्ग से पहले अ आपके पूर्व वाले में क कालम में भी था,
यहाँ पर भी कह रहा, नियम कह रहा है कि विसर्ग से ठीक पहले अ हो और इसके उत्तर पद में, आपको पता ना संधि और समास में दो पद होते हैं, समास में अन्य पद भी होता है, ठीक है, लेकिन संधि में अन्य पद नहीं होता। संधि में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, जिसको हम परपद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पूर्व पद में क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, और उत्तर पद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ग का मतलब समझते हैं ना, हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अब इसी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो अगर क वर्ग का तीसरा वर्ण आया तो क्या होगा, ग, ठीक है, और अगर च वर्ग का तीसरा वर्ण आया तो क्या होगा, ज। फिर चौथा वर्ण अगर आपसे पूछ लिया तो घ होगा आपका चौथा वर्ण, और च वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा, ज, ठीक है। फिर कह रहा पांचवा वर्ण भी आना चाहिए, यानी अनुनासिक वर्ण। हर वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है। क्या होता है वो, पहले वाले क वर्ग का क्या होगा, अंग होगा, च का क्या होगा, इय होगा, ठीक है, ट का क्या होगा, अड़ा होगा, त का क्या होगा, न होगा, और प का क्या होगा, म। दिमाग में एकदम अपना माइंड सेट किए रहिए कि वर्ग कितने प्रकार के हैं। तो वर्ग आपके 5 प्रकार के हैं। आपसे पूछा जा सकता है, वैकल्पिक प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण का तात्पर्य क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण का तात्पर्य क्या है, और आपके लिए देयर इज अ 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरा का मतलब क्या है, हर वर्ग का तीसरा वर्ण। चौथा का मतलब क्या है, हर वर्ग का चौथा वर्ण। और पांचवा का मतलब क्या है, हर वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है। अगर आपको ये बाउंड करके बता दिया कि क वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, ये बताइए विकल्प में, तो क का क, ख, ग, घ, ठीक है, घ क्या है आपका चौथा वर्ण। तो एकदम दिमाग में बैठाए रहिए, प्रश्न कुछ भी तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए आप किस तरह का आंसर देने के लिए अपने मन को तैयार करें। ये अपनी पूरी तरह से अगर आपका थ्योरम क्लियर रहेगा तो अभी शायद आप जवाब दे पाएंगे। तो चलते हैं आगे कि विसर्ग से पहले अ हो और उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। वर्ग क्लियर हो गया। क से लेकर के म तक जो वर्ण होते हैं हम स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। स्पर्श वर्ण हो गया आपका, फिर क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। व्यंजन कितने प्रकार के हैं आपके, 3 प्रकार के। संयुक्त व्यंजन मिलजुल करके बनता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन व्यंजनों की कड़ी में नहीं आता आपके। तो आइए, विसर्ग से पहले अ हो और उत्तर पद में किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा य व र ल में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। याद रखिएगा, विसर्ग से ठीक पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य र ल व में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग को ओ आदेश होता है। और उत्तर पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी विसर्ग को ओ आदेश करने का नियम क्या है, विसर्ग से ठीक पहले अ हो और उत्तर पद में किसी भी वर्ग का मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है, कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए। यानी वो ग भी हो सकता है, घ भी हो सकता है, अंग भी हो सकता है, वो क्या होता है, ज भी हो सकता है, छ भी हो सकता है, इय भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, ड भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है, अड़ भी हो सकता है, ठीक। फिर क्या है, प वर्ग का प, फ, ब क्या है आपका तीसरा वर्ण, ब, भ, म भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से आपको ओ आदेश करने का नियम क्या है कि विसर्ग से ठीक पहले ह्रस्व वर्ण अ हो, ये वहां पर नियम बांध दिया गया है। और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। जैसे उदाहरण के लिए रामः धन गच्छति, रामः विसर्ग में क्या है, विसर्ग से ठीक पहले अ है और उसके बाद ग जो है वो क वर्ग का तीसरा वर्ण। ऐसे में परिवर्तन हम यहाँ पर कर सकते हैं और इस रामा के विसर्ग को क्या करेंगे, हम ओ आदेश करेंगे। शब्द बनेगा आपका रामो गच्छति। फिर दूसरा उदाहरण हम समझाने का प्रयास करें, मृगा धन गच्छति, यहाँ पर ग के ठीक पहले अ है और गच्छति में क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण, इसलिए ये नियम यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। फिर तीसरा है क्या, तीसरा नियम बांधता है कि अगर और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, बाद में कोई भी स्वर हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या करेंगे, रा आदेश करेंगे। नियम कहता है कि पूर्व पद में और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण हो, ठीक। नियम के अतिरिक्त कह रहा है कि पूर्व में अ आ नहीं होना चाहिए, अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को रा आदेश होता है। ये भी आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में है, अपना ज्ञान चक्षु खोल करके बैठिएगा, क्योंकि वहां पर ना विद्यालय की शिक्षिकाएं रहेंगी और ना ही आपका पाठ्य पुस्तक रहेगा।
क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत खोजते रह जाओगे, बस वर्ड दे देगा, उसके बाद आपके पास स्क्रीन से कम क्या होगा, आपका क्वेश्चन एक टाइम पीरियड में स्क्रीन से वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत उसको समझने का प्रयास करिएगा कि विसर्ग से ठीक पहले अ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्ण हो, उसके बाद क्या हो, कोई भी स्वर हो, ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या आदेश होगा, र आदेश होगा। ठीक। तीसरी संधि, विसर्ग से ठीक पहले अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण हो, उसके बाद स्वर हो, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, उसके बाद यार अलावा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को र आदेश। नियम नंबर 3। नियम नंबर 1 कहता है कि विसर्ग से ठीक पहले अ हो, विसर्ग के ठीक बाद अ हो, तो पहले वाले अ को ओ और दूसरे वाले अ को क्या करेंगे, अवक्र चिन्ह से जोड़ेंगे। नियम नंबर 2 कहता है कि विसर्ग से ठीक पहले अ हो और विसर्ग के ठीक बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यार अलावा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को ओ आदेश होता है। नियम नंबर 3 कहता है कि विसर्ग से ठीक पहले अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण हो, उसके बाद कोई भी स्वर हो, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यार अलावा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को र आदेश होता है। नियम नंबर 1 में अ है, नियम नंबर 2 में अ है और नियम नंबर 3 में अ आ नहीं होना चाहिए। क्लियर कर लिया आपने। नियम नंबर 3 में अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, समझ लीजिए, और स्वर के बाद, ठीक है, कोई भी स्वर हो, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यार अलावा हमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को र आदेश। उदाहरण के लिए शब्द है आपका हरिधन अवदत्त। हरिह में जो ई है, विसर्ग से ठीक पहले वाली जो ई है वो और आ से क्या है, भिन्न है, आ नहीं है, इसलिए उसके बाद अ क्या है आपका, स्वर वर्ण है, इसलिए ये नियम वहां पर अप्लाई होगा। विसर्ग को क्या करेंगे, हम र आदेश करेंगे। नियम नंबर 3 के अनुसार पूर्व पद में अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए, उत्तर पद में स्वर वर्ण होना चाहिए, या फिर क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यार अलावा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को र आदेश होता है। उदाहरण के लिए दूसरा, बधूधन, ऐसा में बधू में क्या है, आ से भिन्न ऊ है और ऐसा में क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए बधू के विसर्ग को क्या आदेश होगा, र होगा और शब्द बनेगा आपका यहाँ पर लिखा बधू और यहाँ पर लिखा ऐसा। नियम नंबर 3 को अप्लाई कर रहे हैं, विसर्ग को क्या करेंगे, हम र आदेश करेंगे, ऐसा की मात्रा ऊपर लगा देंगे और इस तरह शब्द बनेगा आपका वधू रेशा। नियम नंबर 3 अप्लाई हो गया आपका। नियम नंबर 4 कहता है कि विसर्ग के बाद त थ या दंत स हो तो विसर्ग को स आदेश। 10 खूब अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। विसर्ग के बाद त थ हो या फिर दंत स हो तो विसर्ग को दंत स। फिर दूसरा नियम, विसर्ग के बाद च छ या तालव्य स हो तो विसर्ग को तालव्य स। और विसर्ग के बाद ट ठ और मूर्धन्य स में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग को क्या आदेश होगा, मूर्धन्य स आदेश। फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको कि विसर्ग के बाद अगर त थ और दंत स तो विसर्ग को दंत स, विसर्ग के बाद ट ठ और उसके बाद क्या होगा आपका तालव्य स तो विसर्ग को क्या आदेश होगा, तालव्य स। सॉरी, विसर्ग के बाद अगर च छ और तालव्य स होगा तो विसर्ग को तालव्य स, और विसर्ग के बाद अगर ट ठ और मूर्धन्य स होता है तो विसर्ग को मूर्धन्य स आदेश होगा। ये आपके सिलेबस में है। जैसे रामाधन सेते, विसर्ग से ठीक पहले क्या है आपका, तालव्य स है, इसलिए विसर्ग को तालव्य स आदेश होगा। हरिधन सेते, ठीक है, विसर्ग के बाद आपका तालव्य स है, इसलिए विसर्ग को तालव्य स ही आदेश होगा। ठीक है। रामाधन सेते, विसर्ग के बाद अगर दंत स है तो दंत विसर्ग को दंत स ही आदेश होगा। ठीक है। तत्धन टीका, यहाँ पर व्यंजन संधि आपकी अप्लाई होती है, ठीक है ना। धनोधन टंकारः, विसर्ग के बाद ट वर्ण आया है, इसलिए विसर्ग को क्या आदेश होगा आपका, मूर्धन्य स, और शब्द बनेगा धनुष टंकारः। ठीक है। तो इस तरह आपका मनः चलति बराबर मनस चलति। यहाँ कहता है विसर्ग के बाद च छ और तालव्य स हो तो विसर्ग को क्या आदेश होगा, तालव्य स आदेश होगा। तो इस तरह आपको जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम था, उस निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको समझाने का पूरी तरह प्रयास किया, और अब आपको हम इस वीडियो को देखने के बाद कुछ शब्द दे रहे हैं जिनको आपको खुद बनाना होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए शब्द है आपका सधन अवदत्त, ठीक है। फिर क्या है, सधन अगच्छत, ठीक है। फिर क्या है आपका दूसरा नियम, क्या है यहाँ पर,
दूसरे नियम के अनुसार हो जाएगा आपका बालः धन गच्छति, ठीक है, हंसः धन धावति। फिर तीसरे के लिए आप लिखिए क्या है, शिशु धन रुदति, मुनिः धन अवदत्। और फिर यहाँ पर लिखिए रामः धन सेते, हरे धन चलति, धनु धन टंकारः, नमः धन कारः, पुरः धन कारः और तिरः धन कारः। ये हम आपको बनाने के लिए दिए हैं। और कौन सी संधि अप्लाई होती है ये आप होमवर्क में वीडियो के साथ अटैच